मैं राम सिंह सर, कक्षा 12 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र। इसमें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। अनेक विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कारणों को कुछ सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट किया है। इनमें माल्थस, कार्ल मार्क्स के विचारों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से देखें, जनसंख्या संबंधी सिद्धांत कुछ प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने दिया है, जिसमें माल्थस और कार्ल मार्क्स हैं। तो हम लोग माल्थस के जनसंख्या वृद्धि संबंधी सिद्धांत को देखेंगे। तो इसमें माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। माल्थस का सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। यानी उन्होंने जो अपना विचार दिया था वह निम्न है, जो इस प्रकार हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो अपना विचार दिया था, जनसंख्या का आजीविका के साधनों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी माल्थस ने कहा कि जो आजीविका के साधनों का संबंध जनसंख्या से प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जो आजीविका के साधन होते हैं वह जनसंख्या से सीधे संबंधित होते हैं। यह पहला उन्होंने सिद्धांत नियम दिया। अगला जो कहा उन्होंने अपना विचार दिया जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के संबंध में, मनुष्य में संतान को जन्म देने की बहुत अधिक क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर संतान को जन्म देने की अपार क्षमता होती है। यह भी उन्होंने बताया इस जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के अंतर्गत। दूसरा जो अगला जो वह नियम बताए थे या अपना सिद्धांत दिए थे, कहे थे कि विभिन्न समाजों में भरण पोषण के साधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक होती है। उन्होंने कहा, माल्थस ने कहा कि विभिन्न समाजों में देखेंगे जो भरण पोषण के साधन हैं उपलब्ध हैं, उन साधनों की अपेक्षा देखेंगे हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि की जो दर है क्या है, अधिक है। यह भी उन्होंने कहा। इस तरह से देखेंगे अगला जो उन्होंने इससे संबंधित जो अपना मान्यता या नियम दिया, सिद्धांत दिया, वह है जनसंख्या वृद्धि को मानवीय प्रयत्नों से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहते हैं तो मनुष्य अगर प्रयास करे तो उस जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। यह उनका कहना था या उनका विचार था। इस तरह से हम लोग देख लिए कि जो माल्थस ने अपना जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत का सिद्धांत दिए थे, उसमें कहा कि जनसंख्या का आजीविका के साधनों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। और उन्होंने कहा कि मनुष्य को संतान जन्म देने की अपार क्षमता होती है। और कहा कि जो विभिन्न समाज के भरण पोषण के साधन है, उन साधनों की तुलना में देखेंगे जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। और उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को मनुष्यों के प्रयासों से रोका जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे अगला जो सिद्धांत है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत वह प्रमुख सिद्धांत है जिसे आज की बदलती हुई दशाओं में अधिक व्यवहारिक माना जाता है। शाब्दिक रूप से संक्रमण का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जो बदल रही होती है अथवा जो स्थिर नहीं होती है। तो इस तरह से देखेंगे वह जो जनसंख्या संक्रमण सदृश सिद्धांत है, वह कहा गया, इसमें संक्रमण का तात्पर्य बताया गया कि एक ऐसी यह दशा है जो हमेशा बदलती रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, यह स्थिर नहीं रहता है। देखेंगे जनसंख्या से संबंधित प्रमुख कुछ दशाएं होती हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन की इच्छा। ये सब क्या है, जनसंख्या से संबंधित प्रमुख दशाएं होती हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जन्म दर, मृत्यु दर किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो इस तरह से देखेंगे ये सब दशाएं थी।
तथा प्रवास आदि में भी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इस संबंध में नोटे स्टीम ने विशेष योगदान किया, जिसके कारण उन्हें जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के जनक के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या थे, और इसके बाद जनसांख्यिकी जो संक्रमण का सिद्धांत होता है उसको देख लिए। और इसमें देखेंगे जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे नोटे स्टीन, वह इस क्षेत्र में बहुत विशेष योगदान दिया, जिसके कारण उनको जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे जो लिंगानुपात। तो इस तरह से देखेंगे लिंगानुपात किसे कहते हैं, या लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। लिंगानुपात से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या से है। तो इस तरह से देखेंगे लिंगानुपात किसे कहते हैं, माने किसी निश्चित क्षेत्र में और निश्चित अवधि में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। और आगे हम लोग देखेंगे भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारण। भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारण निम्न हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला देखेंगे हम लोग बाल विवाह। यह बाल विवाह एक मुख्य कारण माना जाता है लिंगानुपात की गिरावट में, क्योंकि बाल विवाह माने कम उम्र में विवाह हो जाने के कारण देखेंगे उनके शारीरिक विकास न होने के कारण प्रसव के समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इसको बाल विवाह को भी एक लिंगानुपात में गिरावट का कारण माना जाता है। दूसरा देखेंगे लड़कियों की अपेक्षाकृत उपेक्षा। देखेंगे हमारे समाज में लड़कियों की लड़के की अपेक्षा क्या होता है, उपेक्षा की जाती है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना लड़कों को। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में लिंगानुपात में गिरावट आई है। अगला जो है पौष्टिक भोजन तथा प्रसव संबंधी सुविधाओं का अभाव। इस तरह से देखेंगे हमारे समाज में पौष्टिक भोजन तथा प्रसव संबंधी जो सुविधाएं होती हैं, चिकित्सीय सुविधाएं होती हैं, उनका अभाव होने के कारण भी हमारे देश में लिंगानुपात में गिरावट आई है। अगला जो देखेंगे हम लोग है प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात स्त्रियों के देखभाल की सुविधा की कमी। देखेंगे हमारे देश में प्रसव के पहले और प्रसव के पश्चात जो स्त्रियों की देखभाल की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन वह नहीं है। इसके कारण भी हमारे देश में लिंगानुपात में गिरावट देखने को मिलती है। अगला जो है वह है कन्याओं की भ्रूण हत्या तथा स्त्रियों का घरेलू कामकाज में से दबे रहना। ये भी है देखेंगे जो हमारे देश में लिंगानुपात में गिरावट के कारण है कन्याओं की भ्रूण हत्या। देखेंगे लड़के की चाह में वह जो जांच करा कर क्या करते हैं, उनकी भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है, जिसके वजह से भी हमारे देश में लिंगानुपात में गिरावट देखने। तो इस तरह से हम लोग देख लिए लिंगानुपात किसे कहते हैं और लिंगानुपात में गिरावट के क्या कारण हैं। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगला टॉपिक जो है देखेंगे समुदाय। समुदाय से आप क्या समझते हैं। हम लोग पहले प्रसिद्ध समाजशास्त्री डेविस के अनुसार देखेंगे समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश हो सकता है। इस तरह से देखेंगे जो डेविस समाजशास्त्री थे उन्होंने कहा कि समुदाय एक छोटा समूह है जिसके अंदर जो सामाजिक जीवन की समस्त पहलुओं का समावेश होता है। जो पहलू होते हैं सभी का समावेश इस समुदाय के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। समुदाय के बाद देखेंगे हम लोग कि ग्रामीण समुदाय के प्रमुख लक्षण। ग्रामीण समुदाय के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, जिसमें इस तरह से इसके पहले वाले भाग में हम लोग देख चुके हैं कि इसमें समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय के प्रकार। तो इसमें ग्रामीण समुदाय के हम लोग प्रमुख लक्षण देखेंगे कि ग्रामीण समुदाय के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। पहला देखेंगे कृषि व्यवसाय। ग्रामीण समुदाय के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है, अतः गांव के लोग प्रकृति के पुजारी और गतिशीलता का अभाव पाया जाता है।
तो इस तरह से देखेंगे सबसे पहली जो विशेषता ग्रामीण समाज की है वह है कृषि व्यवसाय, माने यहाँ का देखेंगे मुख्य जो व्यवसाय होता है कृषि होता है, तो यह पहला विशेषता या पहला लक्षण माना जाता है। दूसरा देखेंगे कम जनसंख्या, जो ग्रामीण समुदाय में देखेंगे कुछ सीमित परिवारों के ही सदस्य निवास करते हैं, अतः ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या कम होती है। माने यहाँ देखेंगे कुछ ही परिवार के लोग निवास करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलती है। यह दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता हम लोग देखेंगे समान संस्कृति, ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं, उन सब का रहन सहन, खान पान, उठने बैठने आदि का तरीका लगभग एक सा ही होता है। तो इस तरह से देखेंगे हमारे ग्रामीण समाज में क्या होता है कि संस्कृति में समानता देखने को मिलती है। अगला जो देखेंगे विशेषता है ग्रामीण समुदाय का वह है संयुक्त परिवार की व्यवस्था। ग्रामीण समुदाय में कृषि का भी महत्व है। कृषि कार्य में अधिक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। इस तरह से देखेंगे जो अगली जो ग्रामीण समुदाय की विशेषता है संयुक्त परिवार की व्यवस्था। देखेंगे कि ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ कृषि कार्य में ही जुड़े होते हैं। कृषि कार्य करने के लिए अधिक से अधिक लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। अगला जो है देखेंगे जो विशेषता जजमानी प्रथा। ग्रामीण समुदाय में भूमिपति कृषक जजमान कहलाता है और अन्य उसके सहायक लोहार, बढ़ई, दर्जी, धोबी, नाई आदि परिजन कहलाते हैं। इस व्यवस्था को जजमानी प्रथा कहते हैं। इस तरह से जो अगली विशेषता ग्रामीण समुदाय की है जजमानी प्रथा, यानी देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में जिसके पास बहुत अधिक ज़मीन होती है उसे जजमान कहा जाता है, और उसके सहयोग जो सहायक लोग लोहार, बढ़ई, दर्जी, धोबी, नाई आदि होते हैं उनको परिजन कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण समुदाय में जजमानी व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए ग्रामीण समुदाय की क्या क्या लक्षण होते हैं या क्या विशेषताएं होती हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे नगरीय समुदाय। तो नगरीय समुदाय के प्रमुख लक्षण। नगरीय समुदाय के प्रमुख लक्षण निम्न है जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली जो हम लोग विशेषता देखेंगे या लक्षण देखेंगे विषमता। नगरीय समुदाय के लोगों के रहन सहन और रीति रिवाजों में समरूपता नहीं पाई जाती, अतः नगरीय समुदाय विजाति वाले समुदाय होते हैं। तो इस तरह से देखेंगे नगरीय समुदाय में विषमता जैसा लक्षण देखने को मिलता है या विषमता, क्योंकि वहाँ पर भिन्न भिन्न जगह के लोग रहते हैं, विभिन्न रीति रिवाज के लोग रहते हैं, इसलिए उनकी संस्कृति में एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। नगरीय समुदाय की जो दूसरी विशेषता है या दूसरा जो लक्षण है अप्रत्यक्ष संपर्क। नगरीय समुदाय में लोगों के संबंधों में घनिष्ठता नहीं होती है तथा उनमें प्रायः अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। तो इस तरह से एक विशेषता यह भी देखने को नगरीय समुदाय में दिखता है कि वहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। दूसरा अगली जो विशेषता है अधिक जनसंख्या। नगरीय समुदाय में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि नगरों में उद्योग धंधा होने के कारण बाहर के लोग वहाँ जाकर निवास करते हैं। देखेंगे वहाँ पर जो ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या कम होती है, लेकिन नगरीय समुदाय में जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर बाहर के लोग जाकर निवास करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। अगली जो विशेषता है व्यक्तित्व का विकास। नगरों में व्यक्ति अपनी योग्यता के साथ पद प्राप्त कर सकता है तथा अपना विकास कर सकता है। अर्जित गुणों की महत्ता के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इच्छा अनुसार हो सकता है। तो इस तरह से देखेंगे कि नगरों में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का मौका मिलता है और वह अपनी इच्छा अनुसार वह योग्यता के अनुसार पद को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से देखेंगे नगरीय समुदाय की यह भी एक विशेषता मानी जाती है। अगला जो व्यक्तिवादिता। नगरों में व्यक्ति स्वार्थ की ओर ही ध्यान देता है, अतः नगरों में सामाजिकता के स्थान पर व्यक्तिवादिता पाई जाती है। नगरीय जीवन इतना व्यस्त है कि उन्हें दूसरे के सुख दुख में भाग लेने का समय ही नहीं मिलता। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि वहाँ पर व्यक्तिवादिता की भावना देखने को नगरीय समुदाय में मिलती है, जबकि ग्रामीण समुदाय में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए ग्रामीण मार्थस के सिद्धांत और इसके बाद जनसांख्यिकी संकरण सिद्धांत
समुदाय ग्रामीण समुदाय के लक्षण और नगरीय समुदाय के लक्षण। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे अध्ययन करेंगे।